Hello everyone, so this is Rakshita here. So today we are going to start from Geography chapter 3, that is drainage. So in this chapter we are going to study about drainage. So let's start from the definition of this. So the term drainage describes the river system of an area. मतलब जो ड्रेनेज होता है, मतलब ड्रेनेज एक्चुअली होता क्या है, जैसे जो अपने एरिया में या फिर म्यूनसिपैलिटीज़ कॉर्पोरेशन वगैरह में जो रिवर सिस्टम होता है, मतलब जो रिवर्स इधर से उधर कनेक्ट होती है, तो उसको हम ड्रेनेज बोलते हैं. देन लुक एट द फिजिकल मैप. तो यहाँ पे एक फिजिकल मैप दी हुई है. फिजिकल मैप, हाँ ये. तो ये मैप में सारे रिवर्स वगैरह के बारे में बताया गया है. तो इस चैप्टर मेनली हम रिवर्स ड्रेनेज सिस्टम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं. देन आफ्टर दैट यू विल नोटिस दैट स्मॉल स्ट्रीम्स फॉलोइंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस कम टुगेदर टू फॉर्म अ मेन रिवर. मतलब आपने देखा जैसे अगर कोई एक स्ट्रीम बह रही है तो यहाँ पे और भी बहुत सारे रिवर्स इसके साथ जुड़ जाती है जो एक मेन रिवर बनाती है, which ultimately drains into a large water body such as a lake or a ocean or an ocean or a sea or an ocean. मतलब जो ये मेन रिवर रहती है कोई एक जो बड़ी वाटर बॉडी है ना उसके जाके अंदर मिल जाती है. तो तब लार्ज वाटर बॉडी जैसे ओशन, सी, लेक वगैरह. द एरिया ड्रेन बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड अ ड्रेनेज बेसिन. मतलब जिस एरिया में वो जाके ड्रेन होती है, मतलब जैसे अगर ये मेन रिवर है या कि इसके अंदर ड्रेन हो जा रही है, मतलब इसके अंदर आके मिल जाती है, उसको हम क्या बोलेंगे, ड्रेनेज बेसिन. A closer observation on a map will indicate that any elevated area such as a mountain or an upland separates two drainage basin. मतलब अगर हम मैप में अगर अच्छे से देखें, ऑब्जर्व करें, तो इससे हमें क्या पता चलेगा, जो एलिवेटेड एरियाज, मतलब जो जैसे अपनी जो सिंपल ज़मीन रहती है उससे जो थोड़े ऊपर उठे हुए एरियाज होते हैं तो वो होते हैं एलिवेटेड एरियाज. ठीक है, जैसे माउंटेन या फिर माउंटेन जैसे अपनी ज़मीन है उससे थोड़ी सी ऊपर उठ हुई है तो उसको माउंटेन्स वगैरह, तो वहाँ पे वो जो रहती है वो दो पार्ट में ड्रेनेज बेसिन को डिवाइड कर देती है. देन सच एन अपलैंड इज नोन एज वाटर डिवाइड. मतलब जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिखाया है, ये एक वाटर बॉडी है, ये एक वाटर बॉडी है. अगर ये थोड़ी सी जो लैंड है ये ऊपर उठ जाती है यहाँ से, लेट मी चेंज माई कलर. तो यहाँ से जो लैंड जो ऊपर उठ रही है यहाँ से, तो इसको हम और जो डिवाइड करिए दो, ये फर्स्ट मेन रिवर, ये सेकेंड, तो इन दोनों को जो डिवाइड करिए, जो ऊपर उठा हुआ एरिया है उसका हम क्या बोलेंगे, वाटर डिवाइड. देन डू यू नो फैक्ट, The world's largest drainage basin is of Amazon River. जो सबसे बड़ा वर्ल्ड का लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है वो कौन सा है, Amazon River. Then next, ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया. अब इंडिया में भी ड्रेनेज सिस्टम है, तो कैसा है वो ड्रेनेज बेसिन सिस्टम, तो वो हमें पढ़ना है. The drainage system of India are mainly controlled by the broad relief features of the subcontinent. मतलब यहाँ का जो सिस्टम है इंडिया का, वो कौन कंट्रोल करता है, रिलीफ फीचर्स. अब रिलीफ फीचर्स अकॉर्डिंग द इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू मेजर ग्रुप्स. अभी यहाँ के रिलीफ फीचर्स क्या क्या है, ठीक है. तो हम लोग दो मेन रिवर्स, मतलब जो मेजर ग्रुप्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. पहला हिमालयन रिवर्स, दूसरा पेनिनसुलर रिवर्स. तो हिमालयन रिवर्स के भी कुछ टाइप्स है, 3 टाइप्स की रिवर है इसमें. पेनिनसुलर में भी थोड़ी है, ज़्यादा है उसमें, वो रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स. तो इसमें डिफरेंस भी आता है, 3 वहाँ का डिफरेंस आता है, वो हम अभी देखेंगे. Then apart from originating from the two major physiographic regions of India, the Himalayan and the Peninsular rivers are different from each other in many ways. मतलब हिमालयन और पेरिनियल रिवर्स क्या है, एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है. Then most of the Himalayan rivers are perennial. अब बहुत सारी जो हिमालयन रिवर्स होती है वो पेरिनियल होती है. पेरिनियल मतलब जो पूरे साल बहती है, then it means that they have water throughout the year. अब पूरे साल बहती है तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर पानी है ज़्यादा, मतलब पानी पूरे साल रहता है, तभी तो पूरे साल बहती है. These rivers receive water from rain as well as from melted snow from the lofty mountains. मतलब ठंडी में तो देखो बारिश रहती है, बारिश के सीज़न में तो अपने आप रेन से पानी मिल जाता है उनको. और जब गर्मी रहती है, अब गर्मियों में जो स्नो जो रहती है पहाड़ों पे वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है. अब मेल्ट होकर क्या बनती है, पानी, और पानी आके वो रिवर्स में बहती है. Then the 2 major Himalayan rivers and the Indus and the Brahmaputra originate from the north of the mountain ranges. मतलब जो दो मेन हिमालयन रिवर्स कौन सी है, इंडस और ब्रह्मपुत्र, तो वो कहाँ से बहती हैं, वो माउंटेन की नॉर्थ साइड से. अगर हम यहाँ पे देखें तो
ये इंडस है, तो ये भी कहाँ से बह रही है, ये नॉर्थ साइड से। और कौन सी बोली थी, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र स्टार्ट होती है यहाँ से, ये तिब्बत है ना, ये तिब्बत, यहाँ से ये ब्रह्मपुत्र स्टार्ट होती है, यहाँ इधर से टर्न लेके इधर ड्रेन हो जाती है। तो ये भी कहाँ से स्टार्ट होती है, ये भी हम नॉर्थ साइड बोलेंगे, ठीक है। तो इंडस और ब्रह्मपुत्र दोनों नॉर्थ साइड से स्टार्ट होती है, ओरिजिनेट होती है। Then next they have cut through the mountains making gorges। मतलब ये माउंटेन को क्या है, मतलब काटते हुए जाते हैं, जैसे काटते हुए मतलब उनके बीच में जगह बनाते हुए। जैसे ये एक माउंटेन है, ये वाला कलर ठीक रहेगा, जैसे ये एक माउंटेन है और ये एक माउंटेन है, तो इनके बीच में रास्ता बनाते हैं, यहाँ से ये जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जॉर्जेस। देन नेक्स्ट है द हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्सेज फ्रॉम द सोर्स टू द सी। अभी हिमालयन रिवर्स जहाँ से आते हैं तो उनके कोर्सेज के बहुत बड़े बड़े कोर्सेज होते हैं, ताकि वो सीधे जाके कहाँ पे ड्रेन हो जाए, सी में। Then they form intensive erosional activities in their upper course and carry huge loads of silt and sand। मतलब अभी हिमालयन रिवर्स जहाँ से आती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जैसे माउंटेन से आती है ज़्यादातर, ठीक है, नॉर्थ साइड में क्या है, ज़्यादातर माउंटेन्स ही हैं, तो उधर जैसे माउंटेन से ये रिवर बहती है, तो यहाँ पे जो पत्थर वगैरह रहते हैं ना, जो सिल्ट सैंड, तो इनको कैरी करके लेके आती हैं। मतलब इरोजनल एक्टिविटी, मतलब जो पत्थर यहाँ से ऊपर से लाती है और यहाँ पे नदी में नीचे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। तो यहाँ पे सिल्ट सैंड तो सब कुछ वहाँ पे जाके डिपॉजिट होता है। Then in the middle and the lower courses, these rivers form meanders, oxbow lakes, and many other depositional features in their floodplains. They also have well-developed deltas. तो यहाँ पे middle और lower course में क्या फॉर्म होता है, मतलब बीच में और नीचे में, ऊपर से तो सिल्ट वगैरह कैरी करके लेके आती है, और मिडल और लोअर में meanders बनाते हैं। मियांडर्स ये जो ऐसे नहीं होते, जैसे देखो ये एक सीधे अगर रिवर बह रही है तो कुछ मियांडर्स फॉर्म होंगे। अगर ये रिवर ऐसे बह रही है तो ये क्या, ये यहाँ पे मियांडर्स फॉर्म हुए। ये मियांडर्स मतलब जो यू टर्न होता है ना, यहाँ पे मियांडर्स, तो यहाँ पे बताया जैसे ये यहाँ पे ये जो यू टर्न रहती है ना, वो मियांडर्स होते हैं। और जो ऑक्सबो लेक मतलब जो जैसे अगर अपनी नदी ऐसे बह रही है तो थोड़ा पानी ये ऐसी भी यहाँ पे भी अगर थोड़ा पानी डिपॉजिट हो, या फिर इस साइड में थोड़ा मतलब रिवर से थोड़ा अलग, ठीक है, यू बनाते हुए ऑक्सबो लेक, तो उसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक और ऑक्सबो लेक्स। तो और भी कुछ ऐसे फ्लड प्लेन्स यहाँ पे बनाती है। दे ऑल्सो हैव वेल डेवलप्ड डेल्टास मतलब अगर जो दो मेन रिवर्स, जैसे एक रिवर यहाँ पे आ रही है, एक रिवर यहाँ पे आ रही है, और ये दोनों एक ही साथ बह, जो यहाँ पे जो होगा ना, जहाँ पे वो दोनों रिवर्स मिलती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम डेल्टा। ये जैसे अगर यहाँ से इंडस आ रही है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र आ रही है, तो ये इंडस और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है यहाँ पे। देन नेक्स्ट है a large number of peninsular rivers are seasonal as their flow is dependent on rainfall। मतलब बहुत सारी peninsular rivers होती है, वो seasonal होती है। seasonal in the sense मतलब जो पूरे, जैसे हमने क्या पढ़ा था हिमालयन रिवर्स में, क्यों पेरिनियल होती है, मतलब पूरे साल बहती है, बट ये सीजनल होती है। सीजनल मतलब जब बारिश आती है तभी तो बहेगी, तभी उसमें पानी रहेगा, नहीं तो अगर गर्मी के सीजन में तो पानी नहीं रहेगा उसमें, तो ये सीजनल रिवर्स रहती है। एज द फ्लो इज डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, उनका फ्लो किस पे डिपेंड होता है, बारिश पे। During the dry season, even the large rivers have reduced flow of water in the channels। मतलब जब गर्मी का सीजन आता है तो बहुत सारी जो रिवर्स होती है, पेनिनसुलर रिवर्स, वहाँ पे पानी का फ्लो जो है कम हो जाता है। Then the peninsular rivers have shorter and shallow course as compared to the Himalaya counterparts। अभी हिमालयन रिवर्स में क्या होता है, पानी हर टाइम मतलब पूरे साल बहते रहते तो पानी ज़्यादा होता है, वो बहुत डीप, बहुत ज़्यादा गहरी भी होती है, बट पेनिनसुलर रिवर्स छोटी होती है और ज़्यादा गहरी नहीं होती है।
However, some of them originate in the central highlands and flow towards the west. अभी सेंट्रल हाईलैंड जैसे यहाँ पे पेनिनसुला रिवर्स ज़्यादातर पेनिनसुला एरिया में पाई जाती है, यहाँ पे सेंट्रल हाईलैंड इतने एरिया में ज़्यादातर ही पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ से कहीं से तो भी ओरिजिनेट होती है और वेस्ट में जाके ड्रेन हो जाती है। द नेक्स्ट है, कैन यू आइडेंटिफाई टू सच लार्ज रिवर? क्या आप कोई ऐसी दो लार्ज रिवर्स का नाम बता सकते हो? Most of the rivers of Peninsula India originate in Western Ghats and flow towards the Bay of Bengal. बहुत सारी वेस्टर्न घाट से होती है और बे ऑफ बंगाल चली जाती है। जैसे कुछ रिवर्स यहाँ से ओरिजिनेट होती है और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है, कुछ रिवर्स यहाँ से भी ड्रेन हो जाती हैं बे ऑफ बंगाल में। देन नेक्स्ट है द हिमालयन रिवर्स। अब हम लोगों ने दोनों का डिफरेंस पढ़ लिया। हिमालयन रिवर्स पेरिनिल होती है, वो सीजनल होती है, वो ज़्यादा गहरी होती है, और जो कौन सी दूसरी वाली कौन सी पेनिनसुला रिवर्स, वो ज़्यादा गहरी नहीं होती है। तो ये डिफरेंस है। और कहाँ से कहाँ तक कौन से मतलब डायरेक्शन भी आप लिख सकते हो, कहाँ से कहाँ तक फ्लो होती है। अभी हम इधर थोड़ा डिटेल में जाएंगे। हिमालयन रिवर्स, इसके टाइप्स भी हैं। द मेजर हिमालयन रिवर्स आर इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। तो सबसे मेन हिमालयन रिवर्स कौन सी है? इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इन तीनों के नाम आपने सुने होंगे। These rivers are long and are joined by many large and important tributaries. मतलब ये रिवर्स जो बहुत ज़्यादा लंबी होती है, और जो लंबी तो होती है और उसके साथ और भी उसके ट्राइब्यूटरीज, मतलब जो दूसरी रिवर्स आ जाती है छोटी छोटी, इसको मिला देती है, तो वो जाके मेन रिवर बन जाती है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। A river along its tributaries may be called a river system. अगर एक रिवर जा रही है, इसकी बहुत सारी दूसरी और नदी उसके साथ जुड़ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? वो क्या फॉर्म करिए? रिवर सिस्टम। देन फर्स्ट है हमारा इंडस रिवर सिस्टम। पहला क्या पढ़े हम? इंडस के बारे में। देन द रिवर इंडस राइजेस इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर, flowing west it enters India in the Ladakh. So here map is given, we can follow that. So from the north side, तो यहाँ पे नॉर्थ से जो है ये इंडस कहाँ से? सबसे पहले तो तिब्बत से निकलती है, ठीक है। तो तिब्बत से होते हुए जम्मू कश्मीर में जाती है, जम्मू कश्मीर में होते हुए यहाँ से पाकिस्तान में एंटर होती है, ठीक है। इधर तिब्बत मतलब चाइना में। तो ये तो भी कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? नॉर्थ से। नॉर्थ के बाद ये इंडिया में एंटर करती है जम्मू कश्मीर से, फिर यहाँ पे पाकिस्तान में जाती हैं। फिर पाकिस्तान में जाने के बाद धीरे धीरे ये यहाँ पे क्रॉस करते हुए नीचे लास्ट में यहाँ पे किधर ड्रेन हो जाती है? ये ड्रेन हो जाती है अरेबियन सी में, ठीक है। तो ये पूछ भी सकते हैं मैप मार्किंग में। देन इट फॉर्म्स अ पिक्चरस्क गॉर्ज इन दिस पार्ट। गॉर्ज मैंने बताया था, जो दो माउंटेन्स रहती है उनको बीच में जो रास्ता रहता है उधर से रिवर निकलती है। सेवरल ट्राइब्यूटरीज जास्कर, नुब्रा, श्योक एंड हुंजा जॉइन इट इन द कश्मीर रीजन। अब जैसे कश्मीर में घुसती है, जैसे ये यहाँ पे कश्मीर में एंटर की इंडस ने, तो यहाँ पे जास्कर ये सब जैसे और भी दूसरी ट्राइब्यूटरीज है, वो सब इसमें क्या है उसके ट्राइब्यूटरीज यहाँ पे जुड़ जाती है इंडस में। इसके नाम थोड़े हार्ड है, याद करने पड़ेंगे। जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा। देन द इंडस फ्लोज थ्रू बल्तिस्तान एंड गिलगिट एंड emerges from the mountains at Attock। तो ये जगह का नाम है। इंडस किसके थ्रू फ्लो करती है? बलिस्तान और ये गिलगिट। तो ये जगह का नाम है। इसके पास से जो इंडस है निकलती है, इनके थ्रू होते हुए निकलती है और फिर माउंटेन में चल जाती हैं। The Satluj, the Beas, the Ravis, the Chenab and Jhelum join together to enter the Indus near Mithankot in Pakistan। तो यहाँ पे पाकिस्तान में जो है जो ट्राइब्यूटरीज जहाँ पे जुड़ती है, मिथानकोट के पास ये सारी ट्राइब्यूटरीज जुड़ती है, सतलज, बीज, रावी, चेनाब, झेलम। तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 ट्राइब्यूटरीज क्या है, जब पाकिस्तान में जैसे एंटर होती है इंडस तो वहाँ पे जुड़ जाती हैं। बियॉन्ड दिस द इंडस फ्लोज साउथवर्ड्स इवेंचुअली रीचेस द अरेबियन सी। फिर मैंने बताया था तिब्बत है, ऊपर जाएगी, जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान से होते नीचे आएगी और फिर यहाँ पे अरेबियन सी में
ड्रेन हो जाएगी, यहाँ से क्या है साउथ वर्ड जाएगी और फिर अरेबियन सी में ड्रेन हो जाएगी ईस्ट ऑफ कराची। कहाँ पे ड्रेन होगी? जो कराची है उसकी ईस्ट साइड, मतलब वही अरेबियन सी में। उसके बाद द इंडस प्लेन हैज़ अ वेरी जेंटल स्लोप। जो इंडस प्लेन है उधर का बहुत ज़्यादा स्लोप क्या है, मतलब थोड़ा जेंटल है। जैसे स्लोप मतलब ये एकदम ऐसे जो चढ़ाई रहती है टेढ़ी, स्लैंटिंग लाइन। विद अ टोटल लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर, द इंडस इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। तो इंडस क्या है, इसकी लेंथ भी पूछ सकते हैं, लेंथ कितनी है 2900 किलोमीटर। तो सबसे लंबी रिवर है वर्ल्ड की कौन सी? इंडस। सबसे लंबी रिवर है वर्ल्ड की, वो है इंडस, 2900 किलोमीटर्स। अ लिटिल ओवर अ थर्ड ऑफ द इंडस बेसिन इज लोकेटेड इन इंडिया, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड रेस्ट इज इन पाकिस्तान। तो 1/3 जो इंडस का 1/3 पार्ट है वो अपने इंडिया में है, ठीक है। वो कहाँ है? अपने इंडिया। अभी इंडिया के कौन से पार्ट में? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब वगैरह, जहाँ से वो होके गुजरती है। और बाकी का पार्ट किधर है? पाकिस्तान में है। देन ये तो फर्स्ट हमारी हुई इंडस रिवर। देन नेक्स्ट है गंगा रिवर सिस्टम। अभी ये भी एक सेकेंड मेन रिवर है हिमालयन रिवर्स की। जो द हेड वाटर्स ऑफ द गंगा कॉल्ड द भागीरथी इज फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर एंड जॉइंड बाय द अलकनंदा एट देवप्रयाग इन द उत्तराखंड। तो यहाँ पे क्या है, ये भी हम मैप किससे समझेंगे? जैसे ये गंगा का हेड क्वार्टर कहाँ है? वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। जब गंगोत्री जो ग्लेशियर होता है जहाँ पे बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, पत्थर वगैरह रहते हैं बर्फ़ के, वहाँ से जब गर्मी में जो पिघल जाते हैं तो वो जाके रिवर में फ्लो होते हैं। तो उस ग्लेशियर को क्या बोलते हैं? गंगोत्री। गंगोत्री किसके नाम से जुड़ा है? गंगा के नाम से। एंड जॉइन बाय द अलकनंदा एट देवप्रयाग। तो यहाँ से निकलती है हमारी गंगा, यहाँ से दो जगह से। ये गंगोत्री ग्लेशियर है और यहाँ पे अलकनंदा है। तो इधर दोनों से ये गंगोत्री ग्लेशियर और ये अलकनंदा। तो यहाँ से जब ये दोनों साथ में मिलती हैं तो इस जगह को क्या बोलते हैं? देवप्रयाग। देवप्रयाग। इसमें हैंडराइटिंग अच्छी नहीं आ रही बट उतना मैंने बताया तो समझ जाना। और देवप्रयाग से आते आते फिर गंगा आगे जाती है। जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकली, एक जगह से भागीरथी, एक जगह से अलकनंदा, और यहाँ पे देवप्रयाग में मिली, गंगा आगे आगे जाएगी फिर। और फिर जो यहाँ पे फिर इधर आते ये एक जगह है जहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, और वो बताती मैं आगे। At हरिद्वार द गंगा इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स ऑन टू द प्लेन्स। फिर माउंटेन्स, प्लेन्स वगैरह से गंगा जो है बहती है। Then Ganga is joined by many tributaries। बहुत सारी tributaries हैं। A few of them being major rivers। और कुछ तो इसमें कौन सी major rivers है? जैसे यमुना major river है, सबने सुना होगा इसका नाम। घाघरा, गंडक, कोसी। तो ये क्या है? इसकी कुछ मेन ट्राइब्यूटरीज है। द रिवर यमुना राइजेस फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयस। अब जैसे गंगा कौन से ग्लेशियर से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर। और यमुना कौन से ग्लेशियर से? यमुनोत्री ग्लेशियर से। It flows parallel to the Ganga as a right bank tributary meets the Ganga at Allahabad। अभी ये कैसे? जैसे गंगा ऐसे फ्लो हो रही है तो यमुना उसकी क्या है? पैरेलल फ्लो होती है, दोनों पैरेलल फ्लो होती है एक दूसरे के। देन घाघरा, गंडक एंड द कोसी राइज इन नेपाल हिमालयास। घाघरा, गंडक, कोसी ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? नेपाल हिमालयास की साइड से। दे आर द रिवर्स which flood parts of the northern plains every year, causing widespread damage to life and property, whereas they enrich the soil for agriculture use। अभी ये कुछ ऐसी रिवर्स जैसे घाघरा, गंडक और कोसी, ये जो मैंने आपको बताई, ये रिवर्स के आसपास जो एरियाज है ना, तो वहाँ पे फ्लड बहुत आते हैं इनके कारण, मतलब बाढ़ बहुत ज़्यादा जाती है। जब पानी के बहुत ज़्यादा बहता है ना तो वहाँ पे बाढ़ आ जाती है। हम सबको पता है कि बाढ़ आती है तो क्या होता है? बाढ़ आती है तो पूरी प्रॉपर्टी सब कुछ तबाह हो जाता है, उसके अंदर सब, मतलब पानी के अंदर घर वगैरह जो भी अपनी प्रॉपर्टी है सब खराब हो जाता है। देन दे एनरिच द सॉइल फॉर एग्रीकल्चर यूज़। अब देखो इसका नुकसान है तो एक फ़ायदा भी है। इसकी वजह से एग्रीकल्चर का मतलब जो सॉइल है, जो मिट्टी है, वो फर्टाइल हो जाती है।
Then the main tributaries which come from peninsular uplands are Chambal, Betwa and Son. अभी दूसरी peninsular uplands की ये बताइए हमें tributaries were Chambal, Betwa, Son. These rise from semi-arid areas, have shorter course and do not carry as much water in them. मतलब इनकी कोर्स क्या है, बहुत छोटे, मतलब ज़्यादा चीज़ डिपॉजिट नहीं करती है और मतलब और पानी भी क्या है ज़्यादा कैरी नहीं करती, कम पानी लेके आती है. फाइंड आउट वेयर एंड हाउ दे अल्टीमेटली जॉइन टू गंगा, और फिर आप पता लगा सकते हैं कि गंगा में कैसे ज्वाइन होती है. Then next है enlarged with the water from its right and left bank tributaries. The Ganga flows eastwards till Farakka in West Bengal. तो West Bengal जब फरक्का एक जगह तक बहती है, then this is the northernmost point of the Ganga delta. The river bifurcates here. Bhagirathi and Hooghly flows southwards through the deltaic plain to the Bay of Bengal. तो देखो जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में मैप में समझाती हूँ, यहाँ पे मैप में ज़्यादा अच्छे से समझेगा. तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये गंगा ये यहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर, मतलब यहाँ पे भागीरथी, यहाँ पे अलकनंदा. तो एक जगह अलकनंदा है, यहाँ पे अलकनंदा और यहाँ पे भागीरथी. तो एक जगह से क्या है, ये गंगोत्री ग्लेशियर से एक जगह अलकनंदा निकलती है और एक जगह से भागीरथी. तो ये दोनों मिलती है यहाँ पे देवप्रयाग में. देवप्रयाग के बाद आगे आगे जाती है गंगा, जब ये यहाँ पे वेस्ट बंगाल में पहुंच जाती है, इधर नीचे में. ये वेस्ट बंगाल में एक जगह है जिसको हम बोलते हैं फरक्का. तो यहाँ से क्या है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है. ठीक है, यहाँ से आती है फिर दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है. एक तो यहाँ पे मतलब एक कौन सी जाती है, भागीरथी यहाँ से आई, यहाँ पे भागीरथी चली गई, और दूसरी यहाँ पे हुगली में डिवाइड हो जाएगी. ये भागीरथी है और ये वाली कौन सी हो जाएगी, हुगली. HOO यहाँ पे अच्छे से लिखा नहीं जा रहा, GHLY हुगली. ठीक है, यहाँ पे हुगली, यहाँ पे भागीरथी. तो ये दोनों कहाँ पे ड्रेन हो जाएगी, ये बे ऑफ बंगाल में. The next है the main stream flows southwards into Bangladesh and is joined by Brahmaputra. जैसे जो भागीरथी वाली है वो जो बे ऑफ बंगाल में जाने के लिए जब वहाँ पे फ्लो हुई तो वहाँ पे दूसरी ब्रह्मपुत्र रिवर जो है उसने वो मिल गई उसके अंदर. जैसे यहाँ पे अपनी ये एक रिवर है गंगा की और ये एक दूसरी रिवर है, और जो ये वाला देख रहे हो जो मेन रिवर है ब्रह्मपुत्र, ये जाके यहाँ पे गंगा भी मिल गई. गंगा में कौन सी वाली ट्राइब्यूटरीज, भागीरथी. तो ये जाके भागीरथी में मिल गई और दोनों कहाँ पे ड्रेन हो गए, बे ऑफ बंगाल में. Then it is known as a मेघना. अभी further downstream it is known as a मेघना. अब जो वो फ्लो है, मतलब जो रिवर है, जैसे मतलब ये भागीरथी है, ठीक है, और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र भी आ गई. अब जहाँ पे दोनों ड्रेन होते हैं, जो रिवर बनाती है उसको क्या बोलते हैं हम, मेघना रिवर. This mighty river with water from the Ganga and the Brahmaputra flows into the Bay of Bengal. अभी इसके साथ भागीरथी और ब्रह्मपुत्र नीचे साउथवर्ड जाते हैं, जहाँ पे ये लोग बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन हो जाते हैं. The delta formed by these rivers is known as सुंदरबन डेल्टा. अभी गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो डेल्टा फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, सुंदरबन डेल्टा. ठीक है, ये बहुत फेमस डेल्टा है. देन ये भी पढ़ लेते हैं हम. डू यू नो फैक्ट, द सुंदरबन डेल्टा डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम सुंदरी ट्री. अभी सुंदरबन डेल्टा का नाम कहाँ से आया, सुंदरी ट्री से आया. विच ग्रो वेल इन मार्शलैंड. जो मार्शलैंड मतलब जहाँ पे रेती होती है तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से वहाँ पे ग्रोथ है. देन इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा. तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा और फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है, मतलब फास्टेस्ट और मतलब बहुत जल्दी ग्रो हुआ है डेल्टा. देन इट इज़ ऑल्सो द होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर्स. तो यहाँ पे क्या है, जो रॉयल बंगाल टाइगर, आपने नाम भी बहुत बार सुना होगा, बहुत सारे नेशनल फॉरेस्ट, नेशनल पार्क्स में भी पाया जाता है. ठीक है, तो ये सुंदरबन डेल्टा में बहुत फेमस है.
Then after that the length of the Ganga is over 2500 किलोमीटर. अभी गंगा की लेंथ कितनी है? 2500 किलोमीटर. Look at the figure 3.4. Can you identify the type of drainage pattern found by the Ganga river system? मैंने बता दिया आपको कि कैसे कैसे फिगर में गंगा रिवर कहाँ से निकलती है, कहाँ पे जाके बाइफरकेट होती है, मतलब दो पार्ट में डिवाइड होती है, फिर जाके वो कहाँ पे ड्रेन होती है. अम्बाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड द गंगा रिवर सिस्टम. जैसे यहाँ पे गंगा है और यहाँ पे इंडस है, तो यहाँ पे क्या ये वाटर डिवाइड, मतलब यहाँ से थोड़ा सा पार्ट जो है ये उठा हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये वाले पार्ट को अम्बाला, इसको हम बोलते हैं अम्बाला. जो इंडस और गंगा का वाटर डिवाइड, उसे हम अम्बाला बोलते हैं. द प्लेन्स फ्रॉम अम्बाला टू सुंदरबन स्ट्रेच ओवर नियरली 1800 किलोमीटर. अभी अम्बाला से सुंदरबन डेल्टा तक कितना स्ट्रेच है? जैसे यहाँ पे अम्बाला है या यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा, तो इनके बीच में कितना स्ट्रेच है? 1800 किलोमीटर. ओके. The next, but the fall in slope is hardly 300 meters. अभी जो बट यहाँ का जो फ्लो होता है, ठीक है, मतलब जब भी फॉल होता है, जो स्लोप रहता है वो 300 मीटर्स रहता है. इन अदर वर्ड्स देयर इज अ फॉल ऑफ जस्ट 1 मीटर फॉर एवरी 6 किलोमीटर. मतलब 1 मीटर में 6 किलोमीटर फॉल होता है, और देयरफॉर द रिवर डेवलप्स लार्ज मीटर्स. अभी ये 1 मीटर है तो उसमें वो 6 किलोमीटर बताते हैं. तो ऐसे इसलिए इसका जो मेंडर्स है बहुत बड़े बड़े फॉर्म होते हैं. अभी नेक्स्ट थर्ड मेन रिवर है वो है हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम. मतलब थर्ड जो मेन रिवर है वो है ब्रह्मपुत्र. The Brahmaputra rises in Tibet east of Mansarovar Lake, very close to source of Indus and Satluj. देन अभी ये कहाँ से स्टार्ट होती है? ये मैंने आपको बताया था, तिब्बत से स्टार्ट होती है. और तिब्बत के पास कौन सी लेक है जहाँ से स्टार्ट होती है? वो है मानसरोवर लेक. इट इज स्लाइटली लॉन्गर देन द इंडस. अब ये जो मानसरोवर लेक है, मतलब ब्रह्मपुत्र जो है वो थोड़ी सी बड़ी है, इंडस से थोड़ी सी बड़ी है. एंड मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया. अब इसका आधे से ज़्यादा कोर्स का इंडिया से बाहर ही जाता है, क्योंकि इंडिया के अंदर से स्टार्ट कहाँ से होती है? तिब्बत से, और फिर धीरे धीरे कहाँ है, मतलब फिर इंडिया में जाके घुसती है. इट फ्लोज ईस्टवर्ड्स पैरेलल टू हिमालयास ऑन रीचिंग द नमचा बरवा. इट टेक्स यू टर्न एंड enters in अरुणाचल प्रदेश थ्रू अ जॉर्ज. हाँ, अभी यहाँ पे हम इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं. तो जहाँ पे ये तिब्बत है, ठीक है, तो यहाँ पे एक मानसरोवर लेक. कौन सी लेक है? मानसरोवर लेक. तो मानसरोवर लेके जहाँ से ये तिब्बत के अंदर, वहाँ से क्या है, ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट होती है. तो यहाँ पे ओरिजिनेट मतलब आधे ज़्यादा, ये तो इंडिया के बाहर का पार्ट है, तो आधे ज़्यादा इंडिया के बाहर में ही फ्लो होती है वहाँ पे. फिर धीरे धीरे जब ये अरुणाचल प्रदेश में आती है, यू टर्न लेके, ये जैसा है ना ऐसा यू बनाती है, यू टर्न लेती है. अब जहाँ से यू टर्न लेती है उसको क्या बोलते हैं? नमचा बरवा. यू टर्न जहाँ से ले रही है उसको हम नमचा बरवा बोलते हैं. अब उसके बाद धीरे धीरे असम में आती है. अभी फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, फिर उसके बाद कहाँ फ्लो होती है. Then it takes a U-turn and enters India in अरुणाचल प्रदेश थ्रू जॉर्ज. ये तो मैंने बता दिया था. एंड हियर इट इज कॉल्ड दिहांग. और जैसे अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है तो वहाँ पे ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं? दिहांग बोलते हैं. वहाँ पे दिहांग बोला जाता है. एंड इज जॉल्ड बाय दिबांग. वहाँ पे बोला दिहांग जाता है. फिर वो कौन सी रिवर जो ब्रह्मपुत्र आती है, फिर वो दिबांग के साथ ज्वाइन कर लेती है, दिबांग और लोहित. अब इसकी मेन ट्राइब्यूटरी, सिर्फ 2 ट्राइब्यूटरीज दिए गए जो मेन है, वहां पे बोला इसको क्या जाता है? दिहांग. कहाँ पे बोला जाता है? अरुणाचल प्रदेश में बोला जाता है. और इसकी ट्राइब्यूटरीज कौन सी? दिबांग और लोहित. एंड मेनी अदर ट्राइब्यूटरीज टू फॉर्म ब्रह्मपुत्र इन असम. और भी बहुत सारे ट्राइब्यूटरीज, बट ये 2 मेन दी गई यहाँ पे. अभी डू यू नो फैक्ट पढ़ लेते. ब्रह्मपुत्र इज नोन एज सांगपो इन तिब्बत एंड जमुना इन बांग्लादेश. अभी देखो यहाँ से अरुणाचल प्रदेश में हम क्या बोलते हैं? दिहांग के बाद फिर वो धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे आती है बांग्लादेश में हम जमुना बोलते हैं, ठीक है. बांग्लादेश के बाद आती है असम में तो ब्रह्मपुत्र ही बोलते हैं. फिर सांगपो, तिब्बत में हम क्या बोलते हैं इसको? सांगपो. ब्रह्मपुत्र को ही सांगपो बोला जाता है.
In Tibet, the river carries a smaller volume of water and less silt as it is cold and dry area. तो तिब्बत में क्या है, मतलब जो रिवर है बहुत ही कम सिल्ट लेके आती है, ठीक है, बहुत कम सिल्ट लेके आती है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड है और सूखा एरिया ना, इसलिए. इन इंडिया इट पासेस थ्रू अ रीजन ऑफ हाई रेनफॉल. फिर तिब्बत से धीरे धीरे इंडिया में आती है, तो इंडिया में बहुत सारी सिल्ट लेके आती है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल क्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है. जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होगी तो वहाँ पे सिल्ट वगैरह डिपॉजिट, वो भी तो डिपोजिशन भी तो ज़्यादा होगा. हियर द रिवर कैरीज लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सिल्ट. मतलब जैसे इंडिया में आता है तो क्या है, उसके अंदर सिल्ट क्या है, बहुत ज़्यादा हो जाती है. द ब्रह्मपुत्र हैज़ अ ब्रेडेड चैनल इन इट्स एंटायर लेंथ इन असम एंड फॉर्म्स मेनी रिवराइन आइलैंड. अब जैसे असम से निकलती है वहाँ पे और भी बहुत से रिवराइन आइलैंड है, वो आइलैंड फॉर्म होते हैं जब ये निकलती है ब्रह्मपुत्र रिवर. Then do you remember the name of the world's largest riverine island formed by the Brahmaputra? तो क्वेश्चन पूछा है, तो ये इतना नहीं आता एग्जाम्स में. Every year during the rainy season the river overflows its bank. मतलब हर साल जब बारिश आती है, जब ब्रह्मपुत्र क्या है, इसका फ्लो क्या आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाता है, causing widespread devastation due to floods in Assam and Bangladesh. अगर कोई भी रिवर ओवरफ्लो होगी तो फिर क्या होगा, फिर डिवास्टेशन, फिर बाढ़ आएगी वहाँ पे असम बांग्लादेश में. इसलिए क्या है, असम बांग्लादेश मतलब जो नॉर्थ वेस्टर्न साइड का एरिया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है, फ्लड की चांसेस रहते हैं. Unlike other North Indian rivers, ब्रह्मपुत्र is marked by huge deposition of silt. तो ब्रह्मपुत्र के पास बहुत ज़्यादा सिल्ट रहता है on its bed, causing to river bed to rise. जिसकी वजह से जो मतलब जहाँ पे ये रिवर है, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिल्ट रहेगा तो ये क्या है, एक बेड बन जाएगा इधर, ठीक है, रिवर बेड बन जाएगा. द रिवर ऑल्सो शिफ्ट इट्स चैनल फ्रीक्वेंटली. अब कभी कभी रिवर क्या है, शिफ्ट भी होती रहती है इधर से उधर. अब ये हमने पढ़ ली हिमालयन रिवर्स के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र. अभी नेक्स्ट है हमारी सेकेंड वाली, वो है पेनिनसुलर रिवर्स. अभी इसके भी टाइप्स हैं, इसके 6 टाइप्स हैं. नर्मदा बेसिन, तापी बेसिन, गोदावरी बेसिन, महानदी बेसिन और कृष्णा बेसिन और कावेरी बेसिन. तो बहुत मतलब कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 टाइप्स में. तो इन 6 टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे. तो पहले थोड़ा पेनिनसुला रिकॉल कर लेते क्या होता है. अभी द मेन वाटर डिवाइड इन पेनिनसुला इंडिया इज फाउंड बाय वेस्टर्न घाट्स. मैंने बताया था वेस्टर्न घाट्स से निकलती है, विच रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ क्लोज टू द वेस्टर्न घाट्स. वेस्टर्न कोस्ट जो नॉर्थ से साउथ जाती है. कहाँ से, नॉर्थ से जो साउथ जाती है वो रिवर्स पेनिनसुलर रिवर्स होती है. मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ द पेनिनसुला सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी फ्लो ईस्टवर्ड्स एंड ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल. अभी ईस्ट की साइड फ्लो करते हैं और बे ऑफ बंगाल, मतलब जैसे कि अपना इंडिया है, ठीक है. इतनी अच्छी ड्राइंग है नहीं, बट जैसे ये अपना नॉर्थ साइड, ठीक है. तो ये जो ये तो नॉर्थ है, ये ईस्ट. यहाँ पे जो ईस्ट वर्ड्स में जो रहती है तो वो यहाँ से रिवर्स क्या है, कहाँ ड्रेन हो जाती है, बे ऑफ बंगाल में. Then these rivers make deltas at the mouths. तो ये rivers जो है पेनिनसुलर रिवर्स, ये deltas भी फॉर्म करती है. There are numerous small streams flowing west of the western ghats. तो बहुत सारी दूसरी छोटी छोटी स्ट्रीम्स होती है, छोटी छोटी रिवर्स होती है जो वेस्टर्न घाट्स में मतलब वेस्ट साइड फ्लो होती है. अब ये क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी रिवर्स है जो वेस्ट साइड फ्लो होती है. वेस्ट साइड वो है नर्मदा और तापी, और बाकी की जो गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ये सब जो बेसिन है वो कौन सी, वो किधर होती है, वो ईस्ट साइड फ्लो होती है. सिर्फ नर्मदा और तापी ही ऐसी 2 रिवर्स है जो वेस्ट साइड फ्लो होती है. आर द ओनली रिवर्स व्हिच फ्लो वेस्ट एंड मेक एस्टरीज. वेस्ट साइड तो फ्लो होती है और क्या बनाती है, एस्टरीज भी बनाती है और लगून्स भी बनाती है साथ में. द ड्रेनेज बेसिन ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स आर कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज. मतलब जो ड्रेनेज बेसिन होता है पेनिनसुलर रिवर्स को, वो मतलब पेनिनसुलर रिवर्स जहाँ से ड्रेन होती है, जो बेसिन रहता है वो ज़्यादातर क्या रहता है, ज़्यादातर छोटा ही रहता है. देन फर्स्ट हमारा नर्मदा बेसिन. सो पढ़ते इसके बारे में. नर्मदा राइज इन द अमरकंटक हिल्स एंड इन मध्य प्रदेश. तो कहाँ से आती है, अमरकंटक हिल्स, मतलब जो अमरकंटक हिल, जो एमपी अमरकंटक हिल से वहाँ से राइज होती है. फ्लोज टुवर्ड्स वेस्ट की साइड जाती है इन अ रिफ्ट वैली, मतलब एकदम ऐसे में स्लैंटिंग वे में. फॉर्म ड्यू टू फॉल्टिंग ऑन इट्स वे टू द सी, द नर्मदा क्रिएट्स मेनी पिक्चरस्क लोकेशंस. अब बीच में जाते जाते बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह आती है, पिक्चरस्क लोकेशंस वगैरह. मार्बल रॉक्स नियर जबलपुर विद द नर्मदा फ्लोज थ्रू अ डीप जोर्ज.
एंड धुआंधार फॉल्स। हाँ, ये दो जगह बनाती है। जैसे नर्मदा जो फ्लो होती है, जैसे ये इंडिया है, ठीक है, ये एमपी है, तो यहाँ पे अमरकंटक हिल्स है जो इस साइड फ्लो होती है वो, ठीक है, इस साइड फ्लो होती है। वहाँ पे क्या बनाती जाती है, मार्बल रॉक बना के जाती है, और धुआंधार फॉल्स वेयर द रिवर प्लंजेस ओवर स्टीप रॉक्स, जहाँ पे बहुत पत्थर रहते बड़े बड़े, सम ऑफ द नोटेबल वंस, और कुछ कुछ तो जाने पहचान भी होते हैं। तो क्या बना के जाती है वो, मार्बल रॉक और धुआंधार फॉल्स। देन ऑल ट्राइब्यूटरीज ऑफ द नर्मदा वेरी शॉर्ट, बाकी की दूसरी ट्राइब्यूटरीज बहुत छोटी छोटी नर्मदा की, एंड मोस्ट ऑफ दीज इन द मेन स्ट्रीम एंड राइट एंगल्स। और जैसे ये नर्मदा है और दूसरी ये रिवर आ गई ज्वाइन कर ली, इसने ज्वाइन कर ली, तो ज्वाइन कैसे करते हैं, राइट एंगल पे होनी चाहिए, जैसे कि ऐसे राइट एंगल, ठीक है, ऐसे राइट एंगल बनता है, जब भी ज्वाइन करते हैं तो ये राइट एंगल बनता है ऐसे। नर्मदा बेसिन कवर्स पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात, तो ये जैसे इंडिया है, ठीक है, तो ये एमपी है, तो यहाँ पे आती है, मध्य प्रदेश में अमरकंटक हिल से निकलती है, और ये गुजरात चली जाती है, ठीक है, गुजरात की तरफ जाती है। Then next अपनी Tapi Basin. Then the Tapi rises in Satpura ranges in the Betul district of Madhya Pradesh. It also flows in a rift valley parallel to the Narmada, but it is much shorter in length. मतलब अभी टापी रिवर है वो कहाँ से, सतपुरा रेंजेस। अब सतपुरा रेंजेस ये भी एमपी में ही है, तो एमपी में कहाँ से निकलती है, जो रेंजेस मतलब जो माउंटेन एरिया है वहाँ के बेतुल डिस्ट्रिक्ट की। Then it also flows in rift valley, मतलब ये भी थोड़े स्लोप वाले एरिया में फ्लो होती है, जिसको जो लेंथ रहती है बहुत शॉर्ट है, मतलब एज कम्पेयर टू अदर रिवर्स लेंथ इज वेरी शॉर्ट। इट्स बेसिन कवर पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो अब कौन कौन से पार्ट में बहती है, मतलब कौन कौन से पार्ट में होके गुजरती है, मतलब उससे गोथ्रू होती है, वो है एमपी, गुजरात और मध्य प्रदेश। The coastal plains between Western Ghats and the Arabian Sea are very narrow, मतलब जो coastal plains होते हैं वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में वो क्या बहुत ज़्यादा नैरो होते हैं, चौड़े होते हैं। Hence the coastal rivers are short, ऐसे जो coastal rivers मतलब जो रिवर के पास जो वाटर बॉडी के जो पास रिवर्स रहती है वो बहुत छोटी होती है। The main west flowing rivers are, अब जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन सी होती है मेन, साबरमती, माही, भरतपुजा, पेरियर। फाइंड आउट द स्टेट्स इन विच दीज रिवर्स ड्रेन द वाटर, मतलब ऐसे हमें स्टेट्स ढूंढने हैं जहाँ पे ये जो रिवर्स है वो ड्रेन होती है, मतलब जिसके ट्राइब्यूटरी जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है वो ड्रेन होती है। देन नेक्स्ट है गोदावरी बेसिन, मतलब ये थर्ड टाइप का है। देन गोदावरी बेसिन तो हमने बहुत बार नाम भी सुना होगा इसका, इट्स वेरी फैमिलियर टू अस। तो द गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर, इट राइजेस फ्रॉम द स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। अभी गोदावरी क्या है, मतलब बहुत यू मीन मतलब सबसे बड़ी रिवर है, लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर कौन सी, गोदावरी। और फिर और ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, वेस्टर्न घाट से, और महाराष्ट्र में ओरिजिनेट होती है। इसकी लेंथ कितनी है, 1500 किलोमीटर, इतनी बड़ी नहीं है, बट यहाँ पे बोला कि लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट नहीं लार्जेस्ट है। बट इट ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल, महाराष्ट्र से होकर कहाँ होती है, बे ऑफ बंगाल ड्रेन हो जाती है। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज ऑल्सो द लार्जेस्ट अमंग द पेनिनसुलर रिवर्स, इसका जो ड्रेनेज बेसिन है वो भी बहुत बड़ा है। The basin covers parts of Maharashtra. About 50% of basin are lies in Maharashtra, मतलब आधे से ज़्यादा उसका बेसिन का है, 50% महाराष्ट्र में ही है, मध्य प्रदेश में, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में। The Godavari is joined by the number of tributaries such as Purna, Vardha, Pranita, Manjra एंड वेन गंगा एंड द पेन गंगा। तो ये क्या है, मतलब जो गोदावरी है इसके ट्राइब्यूटरीज है, पूर्णा, वर्धा, पर्णिता, मंजरा, वेन गंगा एंड पेन गंगा। वेन गंगा पेन गंगा तो ईजी होगा याद करने में। द लास्ट 3 ट्राइब्यूटरीज आर वेरी लार्ज, आखिरी की तीन ट्राइब्यूटरी कौन सी है, पेन गंगा, वेन गंगा एंड मंजरा। तो लास्ट की 3 ट्राइब्यूटरी बहुत लार्ज, बहुत बड़ी है, बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ एंड द एरिया इट कवर्स, इट इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा। जो मतलब जो ये लेंथ कवर करती है, जो एरिया कवर करती है, मतलब वो बहुत बड़ा होता है, और इसको गोदावरी को हम क्या बोलते हैं, दक्षिण गंगा। तो ये एमसीक्यूज में पूछा भी जा सकता है, दक्षिण गंगा कैसे कहते हैं, तो वो क्या है, गोदावरी।
देन नेक्स्ट हमारा महानदी बेसिन। द महानदी राइजेस इन द हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़। अब महानदी कहाँ से राइज होती है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, छत्तीसगढ़ से। देन इट फ्लोज थ्रू उड़ीसा टू रीच द बे ऑफ बंगाल। अब ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, छत्तीसगढ़ से। अब जैसे इंडिया है, यहाँ छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट होती है, उड़ीसा में जाती है, फिर उड़ीसा में पहुँचने के बाद बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है, यहाँ पे है, फिर ये धीरे धीरे उड़ीसा में जाएगी और बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाएगी। लेंथ ऑफ द रिवर इज अबाउट 860 किलोमीटर। इसकी तो बहुत ही कम लेंथ है, वो है 860 किलोमीटर। देन इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड ओडिशा। तो इसका जो ड्रेनेज बेसिन है पूरा फैला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे स्टेट से मेंशन किए हुए छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा। देन कृष्णा बेसिन rising from a spring near Mahabaleshwar. The Krishna flows for about 400 kilometers and reaches the Bay of Bengal. मतलब जो ये कहाँ से अभी होती है, ये महाबलेश्वर से अभी वहाँ से क्या है ओरिजिनेट होते हैं, और इसकी हाइट दी के 1400 किलोमीटर है, और फिर वहाँ पे बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। The Tungabhadra and the Koyna, the Ghatprabha, the Musi, Bhima are some of its tributaries. सब कुछ tributaries है, वो है तुंगभद्रा, कोयना, घटप्रभा, म्यूसी एंड भीमा। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। जो इसका बेसिन है अब वो कौन कौन शेयर करता है, वो है महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, दैट इज यूपी। देन हमारा लास्ट पेनिनसुलर रिवर्स है, वो है कावेरी बेसिन। The Kaveri rises in the ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। अभी भी वेस्टर्न घाट से निकलती है, कौन सी रेंज से, ब्रह्मगिरी रेंज से। एंड इट रीचेस बे ऑफ बंगाल। ओरिजिनेट कहाँ पे होती है, वेस्टर्न घाट से, और कहाँ पे ड्रेन होती है, बे ऑफ बंगाल में, इन साउथ ऑफ कुडलोर इन तमिलनाडु। अब तमिलनाडु से होके बे ऑफ बंगाल में जाती है। तमिलनाडु में एक जगह है कुडलोर, तो उससे ड्रेन होके वो बे ऑफ बंगाल में जाती है। द टोटल लेंथ ऑफ द रिवर इज अबाउट 760 किलोमीटर। तो इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 760 किलोमीटर। इट्स मेन ट्राइब्यूटरीज आर अमरावती, भवानी, हेमावती एंड कबिनी। तो ये कुछ इसकी ट्राइब्यूटरीज गिवन है। देन इट्स बेसिन ड्रेन पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। तो ये कुछ पार्ट्स हैं जहाँ से गो थ्रू होती है रिवर। देन नेक्स्ट है beside these major rivers there are some smaller rivers flowing towards east। अभी इतनी बड़ी बड़ी रिवर्स के बारे में हमने पढ़ा, गोदावरी, कृष्णा, इंडस, गंगा, मतलब हिमालयन रिवर्स, पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया। तब थोड़ी छोटी रिवर्स, जो छोटी रिवर्स होती है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। जो ईस्ट साइड जाती है वो है दामोदर, ब्रह्मणी, बैतारनी एंड सुवर्णरेखा। 4 रिवर्स देखी हैं। आर सम नोटेबल एग्जाम्पल्स, लोकेट देम ऑन एटलस। आप एटलस पे भी इसको लोकेट कर सकते हो। देन डू यू नो फैक्ट, 71% ऑफ वर्ल्ड सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। ये हम सबको पता है। 71% अर्थ का हिस्सा, मतलब सॉरी वर्ल्ड का हिस्सा, वही अर्थ वर्ल्ड का हिस्सा किससे, पानी से कवर है। बट 97% दैट इज सॉल्ट वाटर। 71% में से 97% कितना है, वाटर है, सॉल्ट वाटर है, जो हम पी नहीं सकते, ना कहीं हम यूज़ कर सकते। ऑफ द 3% दैट इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर, और उसमें से भी 3% जो मतलब फ्रेश वाटर रहता है, 3/4 ऑफ इट इज ट्रैप्ड एज आइस। 3% में से 3/4 हिस्सा जो है वो आइस रहती है, ठीक है। तो बहुत ही कम पानी बचता है। मतलब इसका कहने का मतलब है कि हमें वी नीड टू सेव वाटर। देन लेक्स। Now lakes, you may be familiar with the Valley of Kashmir and the famous Dal Lake, the houseboats, shikaras, which attract thousands of tourists every year। अब ये देखो, वैली ऑफ कश्मीर के बारे में तो सब नहीं सुना होगा। वहाँ की जो फेमस दाल लेक रहती हैं, हाउस बोट, शिकाराज, ये कुछ फेमस यहाँ पे लेक्स दी गई हैं, जो बहुत सारे टूरिस्ट को क्या अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, कि बहुत सारे फॉरेन लोग क्या है देखने आते हैं। Similarly, you may have visited some other tourist spot near a lake and enjoyed boating, swimming and other water games। आपने कभी भी आप गए होगे देखने के लिए, तो आपने मतलब टूरिस्ट स्पॉट भी रहते हैं लेक के आजू बाजू, स्विमिंग, गेम्स वगैरह, बोटिंग, ठीक है, ये सब।
Then imagine that if Srinagar, Nainital, and tourist places did not have a lake, would they have been so attractive as they are today? अगर श्रीनगर या नैनीताल में अगर लेक नहीं होती, क्या वो आज इतने अच्छे अट्रैक्टिव होते, इतने अच्छे होते कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सके? नहीं. हैव यू एवर ट्राइड टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ लेक्स एंड मेकिंग अ प्लेस अट्रैक्टिव टू टूरिस्ट? क्या आपने मतलब लेक्स की क्या क्या फ़ायदे, क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या एडवांटेजेस हमें मिल रहे हैं, क्या आपने कभी देखे कि टूरिस्ट को क्यों अट्रैक्ट करती है? Apart from attraction for tourists, lakes are also useful to human beings in many ways. सिर्फ टूरिस्ट को अट्रैक्शन के लिए नहीं, बल्कि ह्यूमन बींग्स की और भी बहुत सारे वेज में क्या है लेक्स है एडवांटेजेस है. देन इंडिया हैज़ मेनी लेक्स. इंडिया के पास बहुत सारी लेक्स हैं. दीज डिफर फ्रॉम ईच अदर इन साइज. अब कोई लेक छोटी है तो कोई लेक बड़ी है, कोई लेक ज़्यादा अच्छी है, कोई लेक थोड़ी सी ख़राब है, गंदगी है वहाँ पे, और सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी, सबके फीचर्स भी अलग अलग हैं. मोस्ट लेक्स आर परमानेंट. कुछ लेक परमानेंट होती है. एंड सम कंटेन वाटर ओनली ड्यूरिंग रेनी सीजन. जिनके पास सिर्फ रेनी सीजन तक ही पानी रहता है. लाइक द लेक्स एंड बेसन्स ऑफ इनलैंड ड्रेनेज ऑफ सेमी एरिड रीजन मतलब जहाँ पे बहुत सूखा रहता है, तो वहाँ पे क्या सिर्फ बारिश के सीजन में पानी रहता है, बाकी तो नहीं रहता. Then there are some lakes which are the result of the action of glacier. अभी कुछ लेक्स में जहाँ पे ग्लेशियर क्या पिघल जाते हैं तब जाके पानी आता है. एंड आइस शीट्स, जैसे ग्लेशियर पिघलते वैसे आइस शीट्स. while other formed by wind, river action, human activities. और कुछ लेक्स तो कैसे फॉर्म होती है? विंड, रिवर, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से. Then a meanders river crosses a floodplain, forms cut-off that later develop into oxbow lakes. अब जो कट ऑफ रहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, ऐसे meander करके जो निकलते हैं, ठीक है, कट ऑफ जो रहते हैं यहाँ पे, तो उसका हम क्या बोलते हैं? ऑक्सबो लेक्स. वो ऑक्सबो लेक्स में डेवलप हो जाते हैं. मतलब जैसे ये यहाँ पे कट गया, ठीक है, कट गया इन द सेंस यहाँ पे थोड़ा अलग हो गया पार्ट, तो उसको बोलते हैं हम ऑक्सबो लेक. Spits and bars form lagoons in the coastal areas. Spits और bars lagoons बनाते हैं, जैसे छिलका लेक, पुलिकट लेक, कोलेरू लेक, तो ये examples हैं. Lakes in the region of inland drainage are sometimes seasonal. For example, the Sambar Lake in Rajasthan, which is a saltwater lake. अभी लेक जो मतलब ये रीजन में रहती है तो बहुत ज़्यादा सीजनल रहती है. सीजनल इन द सेंस मतलब पूरे साल उनके पास तो क्या मतलब ये नहीं रहता ना, पानी नहीं रहता. देन लाइक सांभर लेक जो राजस्थान में, उसको क्या हम बोलते हैं? वाटर लेक, सॉल्ट वाटर लेक. सांभर लेक को क्या बोलेंगे? सॉल्ट वाटर लेक. इट्स वाटर इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग साल्ट. तो उसका पानी क्या है? साल्ट, मतलब नमक बनाने में काम आता है. मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स आर इन हिमालयन रीजन. अब जो फ्रेश वाटर लेक्स है वो कहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है? हिमालयन रीजन. अब हिमालयन रीजन में क्यों? क्योंकि जो ग्लेशियर जो रहता है जब वो पिघलता है तो उसका पानी बहुत ज़्यादा फ्रेश होता है. Then they are of glacial origin. मैंने आपको बताया था ग्लेशियल ओरिजिन का, इसलिए वहाँ का पानी फ्रेश होता है. In other words, they formed when glaciers dug out of a basin which was later filled with snow melt. अभी वो ग्लेशियर कैसे बनते हैं? जब स्नो मेल्ट हो जाती है उसके अंदर से, फिर उनके अंदर से पानी निकलता है. The Vular Lake in Jammu and Kashmir in contrast is a result of tectonic activity. अब उसके अपोजिट कौन सी है? वुलर लेक. जो पेनिनसुला लेक है जम्मू कश्मीर में, इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है. मतलब वुलर लेक इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया. दाल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकतक एंड भरा पानी आर सम ऑफ द अदर इम्पॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स. अभी यहाँ पे वुलर लेक एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है फ्रेश वाटर लेक का, और उसके अलावा भी और एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. Then next is the advantages of lake. Then apart from natural lakes, the damming of the rivers of the generation of hydel power has also led to the formation of lakes such as Guru Gobind Sagar Bhakra Nangal project. तो ये एक्टिविटी स्टार्ट की गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, जो थी भाखरा नंगल प्रोजेक्ट. तो इसमें क्या था? जो लेक्स को है उनको सेव करने का प्लान बनाया था. इसमें क्या होता था, जैसे जो लेक्स रहती है उनमें से हाइडल पावर, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम बोलते हैं ना, वो जनरेट की जाती थी ताकि आगे की जनरेशन में काम आए. द लेक्स आर ऑफ ग्रेट वैल्यू टू ह्यूमन बींग्स. तो लेक्स क्या बहुत ज़्यादा हमें मतलब बनाई तो ह्यूमन बींग्स चाहिए, कुछ नेचुरल लेक्स भी हैं, तो इससे क्या होता था कि वैल्यू बढ़ती थी.
लेक हेल्प्स रेगुलेट, अभी यहाँ पे सारे एडवांटेजेस लिखे हैं जो क्वेश्चन आता है यूजुअली पेपर्स में, एग्जाम्स एंड ऑल में. लेक हेल्प्स रेगुलेट द फ्लो ऑफ रिवर के फ्लो कंट्रोल करने में काम आता है. ड्यूरिंग हैवी रेन्स इट प्रिवेंट्स फ्लडिंग एंड ड्यूरिंग द ड्राई सीजन इट हेल्प्स टू मेंटेन एन इवन फ्लो ऑफ वाटर. मतलब उसकी वजह से बाढ़ ना आए, इसलिए मतलब ज़्यादा बारिश आ जाती है तो इसलिए फ्लडिंग, अभी फ्लड हो जाता है ना तो ताकि बाढ़ ना आए इसलिए लेक्स होती है वो बचा लेती है ताकि बाढ़ ना आए. ये मतलब वाटर का फ्लो भी कंट्रोल करती है. लेक्स कैन ऑल्सो बी यूज फॉर डेवलपिंग हाइडल पावर, मैं आपको अब भी बताया हाइडल पावर डेवलप करने के लिए भी काम आती है. दे मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ द सराउंडिंग, जिसकी वजह से लेक्स जो रहती है ना आसपास का जो क्लाइमेट रहता है उसको क्या है अच्छा बना देती है. मेंटेन द एक्वाटिक इकोसिस्टम. अब एक्वाटिक इकोसिस्टम इन द सेंस मतलब लेक्स जो फिशेस रहती है, फ्रॉग्स रहते हैं तो उनको भी मेंटेन करके रखती हैं. एंड इनहेंस नेचुरल ब्यूटी. नेचुरल ब्यूटी तो लेक्स की वजह से अपने आप कितनी अच्छी दिखती है. कभी हम ट्रेन वगैरह से जाते हैं, जर्नी सफ़र करते हैं तो उसमें भी हम देख सकते हैं तो कितना अच्छा लगता है. वो ब्यूटी उसको ब्यूटी को बढ़ावा देता है. ब्यूटी को बढ़ावा देगा तो क्या होगा, हेल्प डेवलप टूरिज्म. इसकी वजह से टूरिस्ट क्या है अट्रैक्ट होंगे एंड प्रोवाइड रिक्रिएशन. देन ये सब एडवांटेजेस आप लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन आए तो. देन रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी, वो हमने लेक्स की बात की, अभी रिवर्स की बात करते हैं. रिवर्स हैव बीन ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस फॉर द ह्यूमन हिस्ट्री. इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है. वाटर फ्रॉम रिवर्स इज बेसिक नेचुरल रिसोर्स एसेंशियल फॉर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज. अभी ये वाटर हमें ह्यूमन एक्टिविटीज में तो लगता ही है पानी. Therefore river banks have attracted settlers from ancient times. मतलब जो रिवर बैंक है वो भी जहाँ पे उनके आसपास भी लोग रहते होंगे उधर से पानी यूज़ करते होंगे पुराने ज़माने में. पहले के टाइम में जहाँ पे रिवर्स रहती थी ना तो सब उधर ही जाके अपना सेटलमेंट कर लेते थे. देन दीज सेटलमेंट हैव नाउ बिकम बिग सिटीज़. अब यही जहाँ पे वो सेटलमेंट करते थे अभी आगे जाके डेवलप होके यही किस में कन्वर्ट हो गई, बिग सिटीज़ में. मेक अ लिस्ट ऑफ सिटीज़ इन स्टेट्स विच आर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यूजिंग रिवर्स फॉर इरीगेशन, नेविगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन इज ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस. अभी लेक्स के तो एडवांटेजेस हो गए, अभी रिवर्स उन दोनों में डिफरेंस है. रिवर्स क्या है, रिवर्स इरीगेशन में काम आती है. जैसे कभी भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में पानी देना हो तो कौन सा सिस्टम यूज होता है, इरिगेशन सिस्टम. नेविगेशन में अगर इफ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम शिप तो उसके लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत होती है. अब डायरेक्शन कहाँ से मिलेगी हमें, नेविगेशन से. एंड पार्टिकुलरली टू अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर एग्रीकल्चर इज द मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन. मतलब इंडिया की आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन किस में एंगेज्ड है, एग्रीकल्चर में. देन रिवर पॉल्यूशन. अब ये रिवर कितने सारे रिवर्स है जो पॉल्यूट होते हैं. देन द ग्रोइंग डोमेस्टिक म्यूनिसिपल इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल डिमांड फॉर वाटर फ्रॉम रिवर्स नेचुरली इफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ वाटर. मतलब अभी जो डोमेस्टिक वेस्ट होता है या इंडस्ट्रीज वगैरह का भी वेस्ट होता है वो किस में जाता है, सीधे किस में ड्रेन आउट हो जाता है, रिवर्स में. एज यूजुअल the result, more and more water is being drained out of the rivers, reducing the volume. On the other hand, a heavy load of untreated sewage and industrial effluents are emptied into the rivers. अभी वो जो वेस्ट वो ट्रेड भी नहीं किया जाता, डायरेक्टली बिना ट्रेड किए उसमें रिवर्स में ड्रेन हो जाता है क्योंकि फिर उसकी वजह से जो रिवर्स पॉल्यूट हो जाती है. तो ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए, इसमें बहुत सारे जो है प्लान्स प्रोग्राम वगैरह भी स्टार्ट करवाए हैं. This affects not only the quality of water but also the self-cleaning capacity of the water. सिर्फ ये पानी की क्वालिटी को इफेक्ट नहीं करेगा, खुद की जो कैपेसिटी वही पानी आता है अपने टैप्स में और वही हम पीते हैं तो उसको भी बहुत इफेक्ट करेगा. फॉर एग्जाम्पल गिवन द एडिक्वेट स्ट्रीम फ्लो द गंगा वाटर इज एबल टू डाइल्यूट एंड सिमुलेट पॉल्यूशन. अभी गंगा में देखा आपने कितने पॉल्यूशन है, कितना ज़्यादा कचरा है वहाँ पे विद इन 20 किलोमीटर ऑफ लार्ज सिटीज़. बट द इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन डू not allow it to happen. The pollution level of many rivers has been rising. अब धीरे धीरे रिवर्स का जो पॉल्यूशन है बढ़ता ही जा रहा है. कंसर्न ओवर राइजिंग पॉल्यूशन इन आवर रिवर्स लेड टू द लॉन्चिंग ऑफ वेरियस एक्शंस प्लान्स टू क्लीन द रिवर्स. तो
बहुत सारे प्लान्स और एक्शन स्टार्ट किए ताकि हम रिवर्स को क्लीन करें. हैव यू हर्ड अबाउट सच एक्शन प्लान्स? क्या आपने कभी कुछ ऐसे एक्शन प्लान्स के बारे में सुना है? ऑफ कोर्स सुना है. हाउ डज आवर हेल्थ अफेक्टेड बाय द पॉल्यूटेड वाटर? अगर हम पानी को ही पॉल्यूट करेंगे तो वही पानी कहीं ना कहीं जाके हमें भी पीना है, वही अपने टैप में क्लीन होके आएगा. अब सारी मतलब क्लीन होके आता है फिर भी, बट हमें वो गंदा नहीं करना चाहिए. अब कुछ लोग तो होते हैं वो पॉल्यूटेड रिवर वाटर का ही पानी पी लेते हैं. अभी उनको तो इफेक्शन होता है. थिंक अबाउट लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स विदाउट फ्रेश वाटर. एक बार सोच के देखो, कोई भी ह्यूमन के लिए बहुत मुश्किल होगा वाटर के बिना जीना, स्पेशली फ्रेश वाटर के बिना. अरेंज डिबेट ऑन दिस टॉपिक इन द क्लास. तो ये तो बस ऐसे एक्टिविटी दी गई कि कोई भी टॉपिक अरेंज करो उस पर, मतलब डिबेट कॉम्पिटिशन लाइक. So here we have completed this chapter. In this chapter we have studies. I will just give you an overall review about rivers, lakes, Himalayan rivers, types of Himalayan rivers, their flow, and peninsular rivers. So this we have studied about the drainage system in India. So here we have completed this chapter. Thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe this video. So I will meet you again in next video. Bye guys.